नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट क्लासेज में। तो जो हमारी श्रृंखला चल रही है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम एक चैप्टर हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब आगे के चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा पदार्थ की संरचना और जो परमाणु संरचना होती है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आगे जो वर्ड आप सुनोगे वो सुनोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये होते क्या है, किसने इनकी खोज की थी, क्या इनका काम होता है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक जो हमारी थ्योरी है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। आवेश क्या होता है, आवेश की खोज किसने की, ये सारी चीज़ों का पहले एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर भी हमारे साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पहले कवर करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये सारी चीज़ें, सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा, क्यों उनके परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, क्यों वो अर्धचालक कहलाते हैं, क्यों वो चालक कहलाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम क्या करेंगे, तभी कर पाएंगे जब हम इस चैप्टर को ढंग से समझ पाएंगे पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही कम आ रहा है, तो देखते हैं क्लासें आगे स्टार्ट रहती है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो बात करते हैं सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे शुरुआत करेंगे हम पदार्थ से ऊपर, कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ की वही परिभाषा सबने आपने रट रखी होगी कि वो वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका निश्चित आयतन होता है, आकार होता है, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। लेकिन ये घिसी पिटी परिभाषा, हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना। हमें क्या याद रखना कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ होते हैं आपके छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, छोटे छोटे कई कण होते हैं, अणु होते हैं, जो आपस में मिलकर के क्या करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। अणुओं की जगह हम वर्ड जो सही से यूज करेंगे वो करेंगे कणों का। हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है उसमें अनेक छोटे छोटे कण मिलकर के, वो कण मिलकर के कण के साथ में एक दूसरा कण, फिर तीसरा कण, ऐसे मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, आपका पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब बात करें यदि हम पदार्थ की अवस्था के बारे में, तो पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है वो आपकी होती है 5 प्रकार की, लेकिन हमें बेसिकली 3 का ही ध्यान रखना पड़ता है। चौथा पांचवा हमारे काम का नहीं, जिनको पीएचडी करनी है उनके लिए होता है वो। तो बात करते हैं पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं होती है, देखो। सबसे पहले होती है ठोस अवस्था, जिसको सभी जानते हैं हम। दूसरी होती है गैसीय अवस्था। तीसरी होती है आपकी द्रव। चौथी होती है आपकी एक जो हमारे काम की नहीं है, वो होता है प्लाज्मा। जैसे जो आपका आटा वगैरह होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, प्लाज्मा का उदाहरण होता है, गुद्दा हुआ आटा जो होता है। पांचवी एक और होती है, वो होती है आपकी बोस आइंस्टीन, जिसको बोला जाता है बोस आइंस्टीन। तो हमें क्या करना है, हमारे ये काम की नहीं है, ये काम की नहीं है, हमें इन 3 का अध्ययन करना होता है, ठोस, द्रव और गैस। प्रश्न भी इनसे पूछे जाते हैं यदि पूछे जाएंगे तो। बाकी प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए आपको याद रखना है कि 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं, और वहाँ पर बाकी अगर ऑप्शन भी दिया होता है तो वहाँ पे 3 के बारे में पूछा जाता है, चौथी पांचवी अवस्था बेसिकली नहीं पूछी जाती। अब बात करें ठोस, गैस और द्रव, इनमें अलग अलग डिफरेंस क्या क्या होता है। तो जैसे हम बात करें ठोस के बारे में, तो ठोस को आप सभी जानते होंगे। ठोस आपका क्या होता है, ठोस पदार्थ जैसे ही हम बात करते हैं तो ठोस पदार्थ में आपके जैसे कोई आपने पत्थर ले लिया, पत्थर भी ठोस पदार्थ का उदाहरण होता है। कोई हमने धातु जितनी भी देखते हैं हम, वो सारी आपकी ठोस पदार्थ की उदाहरण होती है। आप कोई लकड़ी का टुकड़ा देखते हो, वो भी आपकी क्या होती है, ठोस पदार्थ का उदाहरण होती है। तो जो भी ठोस पदार्थ हैं उनमें कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है। विशेषताएं जैसे क्या बताएं हम, जैसे आप पहली चीज देखोगे आकार के बारे में। तो आप देखते हो कि ठोस पदार्थ होता है, उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। अब आपने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया तो उसका आकार क्या होगा, एक निश्चित आकार में होगा। वो उसके आकार में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आपने उसको बाल्टी में डाल दिया तो उसका आकार चेंज हो गया, या आपने उसको कटोरी में डाल दिया तो उसका आकार चेंज हो गया। उसका आकार जो रहेगा बिल्कुल निश्चित रहता है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ठोस पदार्थों का जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद बात करें यदि हम उसके वॉल्यूम की, आयतन की, तो आयतन भी आप देखते होंगे ठोस पदार्थों के आयतन में किसी प्रकार का जो है वो चेंज नहीं आता। तो हम ये बोल सकते हैं कि आयतन भी जो होता है वो निश्चित होता है उसका। फिर हम बात करें यदि उसके द्रव्यमान के बारे में, तो द्रव्यमान भी हम क्या देखते हैं, ठोस पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है वो भी क्या होता है, आपका निश्चित होता है। तो ठोस पदार्थों में यदि आपसे पूछ ली जाए सिंपल सी परिभाषा कि वे पदार्थ जिनका आकार
आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है और उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, वो क्या कहलाते हैं? ठोस पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण आपके सामने है, कोई पत्थर है, पत्थर को आप चाहे बाल्टी में डालो चाहे कटोरी में डालो, पत्थर जो है उसी शेप का रहेगा, वही उसका आयतन रहेगा, वही उसका मास रहेगा, तो उनमें किसी प्रकार का जो चेंजिंग है वो नहीं आती, तो वो क्या होते हैं? आपके ठोस पदार्थ कहलाते हैं। बस इसी तरीके से हमें नॉर्मल याद रखना है, बाकी इसमें कोई गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करें ठोस के बाद में जो अगला हमारा आ गया द्रव पदार्थ, तो द्रव पदार्थ सभी जानते हो आप, पानी भी आपका एक प्रकार का द्रव पदार्थ में आ गया। जितने भी लिक्विड जो होते हैं वो लिक्विड आपके द्रव पदार्थ की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब बात करें द्रव पदार्थ के आकार की, तो आप देखो क्या पानी का कोई आकार होता है? कोई आकार नहीं होता। आपने गिलास में डाला तो वो गिलास की शेप ले लेगा, यदि आपने कटोरी में डाला तो वो कटोरी की शेप ले लेगा, यदि आपने बाल्टी में डाला तो वो बाल्टी की शेप ले लेगा। तो कोई भी आकार जो होता है वो इसका निश्चित नहीं होता, तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आपसे ऐसे पूछेंगे कि द्रव पदार्थ निम्नलिखित में से द्रव पदार्थ का कौन सा गुण नहीं होता, तो वहां पर दिया होगा इनका आकार निश्चित होता है, इनका द्रव्यमान अनिश्चित होता है, इनका जो आयतन है वो अनिश्चित होता है। तो वहां पर ध्यान रखना है कि द्रव पदार्थों का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। लेकिन बात करें यदि आयतन की, तो आयतन आपका क्या होगा? आयतन हमेशा निश्चित होगा। निश्चित क्यों होगा? आयतन हमारा निश्चित रहेगा। जैसे हमने कोई 1 लीटर जूस की बोतल खरीदी, आपने कोई 1 लीटर जूस की बोतल खरीदी, ठीक है, ये 1 लीटर इसका आयतन था। अब इस जूस की बोतल को आपने मान लो किसी लोटे में डाल दिया, पूरा का पूरा उसमें उड़ेल दिया, तो आयतन तो उसका 1 लीटर ही रहा, भले ही उसने आकार किसका ले लिया हो, जो आकार था वो आपका लोटे की शेप में ले लिया हो, लेकिन जो आयतन था वो उतने का उतना ही रहा। तो वॉल्यूम हम बोल सकते हैं कि जो द्रव पदार्थ होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है, आयतन होता है, वो आपका क्या रहता है? निश्चित रहता है। उसके बाद बात करें हम मास की या द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान भी उसका क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। तो द्रव्यमान भी इनका क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान भी जो है द्रव पदार्थों का क्या रहता है? निश्चित रहता है। सिर्फ चेंज केस में आता है, आकार में आता है। जिस भी पात्र में आप उसको डालोगे वो उसी पात्र का क्या लेता है? आकार ग्रहण कर लेता है। बस ये इतना डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं हम तीसरे जो हमारा मेन है, वो है हमारा गैसीय पदार्थ। तो गैस के बारे में बात करें, तो गैसीय पदार्थों में देखो क्या होता है, वही तीनों पॉइंट याद रखने। आकार इनका क्या होता है? गैस पदार्थों का आकार जो होता है वो आपका अनिश्चित होता है। गैस का कोई आकार नहीं होता, आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें आयतन की, तो आयतन अब देखो सिलेंडर होता है जो आपका, सिलेंडर में यदि गैस मान लो 1 लीटर डालोगे तो भी वो पूरे में फैल जाएगी, और यदि आप उसमें 14 लीटर डालते हो तो भी वो उतनी पूरे में फैलती है। तो आकार भी इनका क्या होता है? आयतन भी क्या होता है? इनका अनिश्चित होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम 1 लीटर गैस डालेंगे तो वो गैस के जो है वो कहाँ रहेगी? सिलेंडर के पेंदे में रहेगी या ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह क्या होता है? इनका आयतन जो है वो क्या होता है? अनिश्चित रहता है। और यदि हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान आपको याद रखना है, द्रव्यमान जो होता है वो इनका क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव्यमान में किसी प्रकार की जो है वो चेंजिंग नहीं आती। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या चीज़ निकल करके आ रही है कि चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तीनों का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो हमेशा क्या रहता है? निश्चित रहता है। यदि ठोस की बात करें तो आकार भी आपका निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन द्रव में बात करें तो द्रव का क्या होता है? आकार जो होता है वो जिस पात्र में आप उसको डालोगे उसी पात्र का क्या कर लेता है? वो रूप धारण कर लेता है। इसी तरह गैस की बात करें तो गैस में आपका क्या होता है? आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। बस होता क्या, उसका द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? आपका निश्चित रहता है। तो ये हमारी होती है पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। हमें सिर्फ ठोस, द्रव और गैस के बारे में जो है वो अध्ययन करना है। अब बात करते बढ़ते हैं आगे कि प्रश्न पूछे जाते हैं कि अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल या जिसको बोला जाता है अणु। अणु देखो क्या होता है कि पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है जो क्या करता है? रासायनिक क्रिया करता है। आपको भी इसी तरीके से याद रखना है। देखो पूरी परिभाषा कोई ऐसे नहीं रटनी हमें। वो क्या करेगा? रासायनिक क्रियाओं में भाग लेगा, प्लस वो क्या कर सकता है? स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अणु की यदि हम बात करें तो क्या कर सकता है? वो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है और प्लस जो है वो स्वतंत्र रूप से जो है वो विद्यमान भी रह सकता है। तो यहां पर क्या चीज निकल करके आ रही है कि जो आपका अणु होता है वो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, परिभाषा के रूप में यदि आपसे पूछा जाए, जो क्या कर सके? रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता हो और पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से भी क्या रह सकता हो? विद्यमान रह सकता हो, वो तो कहलाता है हमारा अणु। इसी तरीके से हम बात करें यदि परमाणु की, एटम जिसको बोला जाता है परमाणु। तो परमाणु देखो क्या होता है?
परमाणु पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, सिर्फ रासायनिक क्रियाओं में ये भाग लेगा लेकिन ये पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता। तो दोनों में क्या डिफरेंस आ गया कि जो आपका अणु होता है वो रासायनिक क्रियाओं में भी भाग लेता है, स्वतंत्र रूप से, भौतिक रूप से स्वतंत्र भी रह सकता है। परमाणु जो होता है वो सिर्फ रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है और परमाणु जो होता है वो आपका क्या होगा, अणु से क्या होता है, छोटा होता है। अणु से क्या होता है, छोटा होता है। अणु से छोटा का मतलब क्या हो गया कि कई परमाणुओं से मिलकर के आपका क्या बनता है, अणु बनता है। अणु से आपका क्या मिलता है, फिर कण बनते हैं और कण से आपका क्या बनता है, फिर पदार्थ बनता है। जैसे हम बात करें तो सबसे छोटा आपका क्या होगा, परमाणु। कई परमाणुओं को जब आप मिला देते हो तब आपका क्या बनता है, अणु। कई अणु जब आपस में मिल जाते हैं तब क्या बनते हैं, कण। और कई कण जब आपस में मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण कर देते हैं, पदार्थ का। तो ये अपनी जो है संरचना चलती है, ये आपका सबसे छोटा, ये फिर सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे। तो उल्टा पूछे तो सबसे पहले क्या आएगा, पदार्थ, उसके बाद कण, उसके बाद अणु, उसके बाद में परमाणु। तो आरोही अवरोही क्रम में भी जो है वो सेट करवा सकता है आप लोगों से। तो ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस मेन क्या रहा कि जो हमारा अणु होता है वो रासायनिक और स्वतंत्र रूप से रह सकता है, क्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, भौतिक रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता। अणु से क्या होता है, छोटा होता है। और यदि पूरा प्रोसेस हम देखें तो सबसे पहले परमाणु आता है। परमाणु, कई परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं और कई अणु मिलकर के एक कण का निर्माण करते हैं और कई कणों से मिलकर के क्या होता है, हमारा जो एक पदार्थ जो इसको हम देखते हैं जिस रूप में, उसका जो है वो पूर्ण रूप से निर्माण होता है। अब हम बात करें कि जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु से मिलकर के आपकी क्या बनती है, तीन चीजें मिलती है। परमाणु से मिलकर के तीन चीजें बनती है। वो तीन चीजें क्या क्या होती है आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले आता है तत्व, एक आपका आता है यौगिक और एक आपका आता है मिश्रण। ये तीनों किससे मिलकर के बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के होते हैं, परमाणु से। हम इनको ये बोल सकते हैं कि परमाणु से बनते हैं, परमाणु से बनते हैं। परमाणु से क्या क्या बनता है, देखो, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व जिसको एलिमेंट बोला जाता है इंग्लिश में, यौगिक हो गया आपका कंपाउंड और मिश्रण आपका हो गया जो मिक्सचर होता है, उसको बोला जाता है। अब देखो तत्व क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहां से। अब देखो चैप्टर ये बहुत ही मतलब ऐसा है, सिंपल है, लेकिन प्रश्न सबसे ज्यादा यहीं से गलत होते हैं। छह प्रश्न इस एक चैप्टर से भी पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न जब पूछा जाता है तो वहां पर सारी की सारी गड़बड़ हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनते हुए चलना आप। मैंने क्या बताया अब तक आपको कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं पढ़ी है हमने जो हमारे काम की है, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद में हमने पढ़ा अणु क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा परमाणु क्या होता है। फिर हम पढ़ रहे हैं कि परमाणु से क्या होता है। परमाणु से मिलकर के तीन पदार्थ बनते हैं। परमाणु से मिलकर के तीन पदार्थ या तीन चीजें बनती है। वो तीन चीजें क्या होती है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, उनको बोला जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, तत्व की। तो तत्व में देखो हम क्या करते हैं, तत्व क्या होते हैं। जैसे आपसे कोई तत्व के बारे में पूछे, आपको क्या बोलना है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्व में क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु का मतलब क्या हो गया कि यदि कोई पदार्थ है उसमें यदि क्या हो गए, सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन मिलकर के एक नए जो उसका निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, सिर्फ तत्व, उसको हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। जैसे यदि सिर्फ हाइड्रोजन के जो है परमाणु है उसमें निश्चित संख्या में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। ठीक है। अब देखो तत्व की यदि बात की जाए तो तत्व में मैंने आपको बताया कि एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन से मिलकर के सिर्फ उसमें क्या होगा, पूरा पूरा हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के किसका करेंगे, तत्व का निर्माण करेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तत्व का छोटे से छोटा कण क्या होता है। यहाँ ये प्रश्न ध्यान रखना, ये कम से कम 10 बार 15 बार रिपीट हो चुका है। ये वहां पर वो पदार्थ का ना पूछ करके किसका पूछता है, तत्व का पूछता है। तत्व का छोटे से छोटा कण जो होता है वो क्या होता है, आपका परमाणु होता है। तत्व का छोटे से छोटा कण यदि आपसे पूछा जाए, प्रश्न थोड़ा आप देख लेना क्या पूछ रहा है वो। यही प्रश्न बेसिकली पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है कि एक तत्व का छोटे से छोटा कण क्या होगा। तो तत्व मिलकर के जब परमाणु से एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बन रहे हैं, तो छोटे से छोटा कण भी हम उसका क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। तो तत्व का छोटे से छोटा कण जो होता है वो क्या होता है, आपका परमाणु होता है। सेकंड हमारा क्या आता है, सेकंड आता है यौगिक। यौगिक या जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड। अब यौगिक में देखो क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं, असमान प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है। असमान प्रकार के
परमाणु होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? असमान प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। असमान प्रकार के परमाणु का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने देखा होगा हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, ये सब क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो कार्बन के अपर रूप जो आपके हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन ये सब आपने देखा होगा, इनमें क्या होता है? अनिश्चित संख्या में जो है वो आपके असमान प्रकार के परमाणु मिलकर के क्या करते हैं? आपका एक जो है वो पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। तो वो जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से, और यौगिक क्या होता है? असमान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने पदार्थ। थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है? मिश्रण आता है। थर्ड नंबर पे मिश्रण आता है। तो मिश्रण देखो क्या होता है? मिश्रण में भी यही चीज है। मिश्रण भी आपका किससे मिला होता है? जो हमारे असमान प्रकार के परमाणु होते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर जो यौगिक है वो भी असमान प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना है, और जो मिश्रण है वो भी असमान प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस देखो क्या होता है कि जो मिश्रण होता है ना, मिश्रण में जो आपके असमान प्रकार के परमाणु होते हैं वो एक मतलब फिक्स्ड रेशो में मिले होते हैं। आप ये बोल सकते हो निश्चित अनुपात में, फिक्स्ड रेशो में मिलाए जाते हैं। फिक्स्ड रेशो का मतलब समझ रहे होगे, जैसे हमें कोई इस टाइप का पदार्थ बनाना है तो उसमें पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या रखना है? 30% कार्बन रखना है, 30% जो है वो ये रखना है अदर मटेरियल, 30% जो है वो हमें अदर मटेरियल रखना है। तो उससे जब जो वो पदार्थ बन करके आता है हमारे सामने, वो क्या कहलाता है? हमारा मिश्रण कहलाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यौगिक की, तो यौगिक में क्या होता है कि कोई ऐसा अनुपात फिक्स नहीं होता है। अनुपात का कोई ऐसा रोल नहीं होता है कि यहाँ पर हमारा जो अनुपात फिक्स होगा कि हमें 30% कार्बन मिलाना है, 10% स्टील बनाना है, स्टील बनाने के लिए जो है वो मिश्रण करते हैं। तो उस टाइप से कुछ फिक्स नहीं होता। तो दोनों की परिभाषा में थोड़ा सा ध्यान रखना। वो वहां पर वो क्या पूछ रहा है कि आपके सामने ये दिया होगा कि असमान प्रकार के परमाणुओं से, असमान प्रकार के परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए होंगे तत्व, यौगिक, मिश्रण, और या फिर इनमें से जो है वो, या वो दे देगा ऊपर वाले जो दे रखे थे, ठोस, द्रव, गैस, इस टाइप में। तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि असमान प्रकार के परमाणुओं को यदि हम निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, तो निश्चित अनुपात में मिला देंगे तब तो बनेगा मिश्रण। और यदि हम बात करें उनको किसी भी प्रकार का अनुपात जो है वो डिसाइड नहीं कर रखा, तो फिर वहां पर क्या बन करके आएगा? हमारा आपके सामने जो पदार्थ बन करके आएगा वो आएगा यौगिक का। तो इन पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना। आप यहाँ से तत्व वाला जो मैंने आपको बताया कि तत्व का छोटे से छोटा कण परमाणु होता है, ये 15 से 20 बार प्रश्न जो है वो रिपीट हो चुका है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो एक चीज और निकल करके आती है यहाँ पर, वो क्या आती है कि जब हम बात करते हैं जो आपके यौगिक होते हैं, इन यौगिक को, जो कंपाउंड को जब आपको अलग करना हो तो आपको करनी पड़ती है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस का मतलब हो गया रासायनिक क्रियाएं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यौगिक को अलग करने के लिए, यौगिक जो पदार्थ से मिलकर के जो पदार्थ बनता है, असमान प्रकार के परमाणु से मिलकर के जो यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है, उसको यदि आपको अलग करना हो तो आप कौन सी प्रक्रिया का यूज करोगे? वहां पर ऑप्शन आ सकता है रासायनिक क्रियाओं का, भौतिक क्रियाओं का, चालन का। तो वहां पर हमारा आंसर क्या होगा कि वहां पर जो यूज करते हैं वो हम किसका करते हैं? रासायनिक क्रियाओं का यूज करते हैं। रासायनिक क्रियाओं का मतलब हो गया कि जब आपको यौगिक को, कंपाउंड को जब अलग अलग करना हो तो उसमें आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी कौन सी? रासायनिक क्रियाएं करनी पड़ेगी। ये किसके लिए? आपकी कंपाउंड के लिए। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है मिश्रण के बारे में, तो मिश्रण में देखो क्या होगा? मिश्रण में, मिश्रण के जो पदार्थ होते हैं उनको आप किसके द्वारा अलग कर सकते हो? भौतिक क्रियाओं के द्वारा। भौतिक क्रियाओं के द्वारा। भौतिक क्रियाओं का मतलब हो गया कि सीधा उनको तोड़ करके आप अलग अलग कर सकते हो भौतिक क्रियाओं के रूप में। लेकिन यहाँ पर आपको यदि इनको अलग अलग करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? रासायनिक क्रियाओं का सहारा लेना पड़ेगा। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही जो है वो यौगिक को अलग किया जा सकता है। लेकिन मिश्रण को जो है वो आप भौतिक क्रियाओं के द्वारा भी जो है वो अलग अलग कर सकते हो। तो ये होते हैं हमारे परमाणु के जो अलग अलग पार्ट है, मैंने आपको बता दिए, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब बात करते हैं कि जो हमारा इंपॉर्टेंट आती है एक परमाणु की संरचना। परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की यदि बात करें तो बार बार आप लोगों ने पढ़ी होगी, फिर भी प्रश्न यहां से जो है वो पूछे जाते हैं और जो है वो गलत होते हैं। तो परमाणु संरचना में देखो क्या होता है। सबसे पहले आपका एक होता है नाभिक, फिर उसके बाद में होती है इस तरीके से कक्षाएं। अब देखो ये कक्षाएं मैं इस तरीके से ही बना रहा हूं, गोल नहीं होती है ये कक्षाएं, पूछी भी जाती है। ये कक्षाएं जो होती है वो दीर्घ वृत्ताकार इस तरीके से होती है, ठीक है। ये होता है आपका नाभिक। नाभिक के बाद में जो है ये होती है आपकी कक्षाएं।
जैसे ये होगी आपकी के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, ये होगी आपकी एन कक्षा। तो ये राउंड में शेप में नहीं होती है बिल्कुल भी। कई बार पूछ भी दिया जाता है इसका किस शेप में होती है, दीर्घ वृत्ताकार जो होता है उस तरीके से होती है, इलिप्स शेप जो इसको बोला जाता है उस शेप में होती है। तो नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर, यहाँ जो हम बात करें नाभिक की, तो नाभिक के अंदर आपको सभी को पता होगा कि नाभिक के अंदर जो होता है वो क्या पाया जाता है, आपका प्रोटॉन और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो पाया जाता है नाभिक के अंदर। नाभिक में क्या पाया जाता है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो कक्षाएं होती है यहां पर आपके क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनको बोला जा सकता है। यहां पर हमारे क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो होता है वो आपके परमाणु की कुछ संरचना होती है। सबसे पहले एक नाभिक होता है, सेंटर, उस सेंटर में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जो बाहरी कक्षाएं होती है उनमें आपके क्या पाए जाता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब बात करें यदि हम कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे अभी हमने देखा ये हमारी अलग एक नाभिक हो गया, नाभिक के बाद में एक कक्षा ये हो गई, एक कक्षा ये हो गई, एक कक्षा ये हो गई और एक कक्षा ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं कि जो ये बाहरी कक्षाएं होती है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो होता है वो क्या रीजन होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो इस नाभिक के चारों तरफ जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो सेम जो आपने जिस तरीके से हमारे जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य एक प्रकार से क्या है, उनका केंद्र है, उसके चारों तरफ जो सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ में, वही वाला सारा सिस्टम जो होता है वो आपका यहाँ पर परमाणु की संरचना में भी होता है। ये सब के सब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके चक्कर लगाते रहते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या हिंदी में यदि आप इसको बोलोगे तो वो होता है आपका अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ इसके क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी का मतलब हो गया आपका केंद्र की तरफ, केंद्रीय, अभिकेंद्रीय। एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये है हमारा अभिकेंद्रीय बल। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होगा, ये आपके सब के सब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, आपके इसके चारों तरफ इसके जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका रीजन होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो क्या करता है, इनको खींच करके रखता है, बांध करके रखता है। तो अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आप देखते होंगे कि जैसे यहाँ पहली कक्षा है तो इसमें क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा तो ये इसको ज़्यादा देर तक अट्रैक्ट करके रखेगा। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो कम होता जाएगा, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैसे वैसे जो है वो बाहर की तरफ जो कक्षाओं में है वो। तो जैसे हम बात करें यदि हमें इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाना होगा, एक नंबर वाले इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसको मुक्त करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा बजाय कि इस जो 4 नंबर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा इसके। तो जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, जो इनका इलेक्ट्रॉन जो है वो, उनका जो आकर्षण बल है नाभिक से वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो प्रश्न यहाँ पर भी ये ध्यान रखना पूछा जाता है कि कौन से बल के कारण जो है वो यहाँ पर जो है वो ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो वो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर जिसको बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। अब बात करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये चारों कक्षाओं में, इन चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो जब हम बात करें कि यदि आपसे पूछा जाए कि परमाणु की चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस तरीके से होता है, तो वो होता है आपका 2n² के अकॉर्डिंग। 2n² ये एक फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चारों तरफ जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, वितरण होता है। परमाणु की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वो क्या होता है, 2n² के अकॉर्डिंग होता है। n आपका क्या होता है, यहाँ पर 2 तो एक वो सिंपल हो गया, n होता है आपकी कक्षा। कि आपसे पूछ लिया जाए कि कोई पदार्थ दे दे आपको, जैसे आपको बोल दिया जाए कि सिंपल मैं यदि बात करूं कि आपके सामने प्रश्न आएगा कि कॉपर की जो संख्या है, परमाणु क्रमांक है वो आपका है 29। परमाणु क्रमांक आपका क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या जो है बराबर होती है। तो कॉपर का यदि आपको दे दिया जाए परमाणु क्रमांक 29 है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसकी तीसरी कक्षा में कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, 3rd कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। 2n का मतलब हो गया, यदि आपको पहली कक्षा में ज्ञात करना है तो 1 का स्क्वायर हो गया 2,
यदि आपसे दूसरी कक्षा में पूछे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यदि आपसे तीसरी कक्षा में पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 होगी, तो तीसरी कक्षा में आपके हो गए 18, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है। और यदि आपसे चौथी कक्षा में पूछा जाए, यहां 3 करो, इसको 2 नहीं है, गलत लिख दिया। चौथी कक्षा में यदि हमसे पूछा जाए तो 4 चौके 16 और गुणा 2 हो गया हमारा 32। ठीक है। तो पहली कक्षा में पूछा जाए तो 2 गुणा कक्षा मतलब पहली है तो 1 की स्क्वायर 2, दूसरी कक्षा में पूछा जाए तो 2 गुणा 2 की स्क्वायर, क्योंकि दूसरी कक्षा 2 दूनी 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा में पूछा जाए तो 3 ती है, जो यहां पर यार स्क्वायर आएगा, ये 3 ती है 9, 9 दूनी 18। और यहां पर यदि पूछा जाए चौथी कक्षा में तो 4 की स्क्वायर हो गया हमारा 16 और 16 दूनी क्या हो गया आपका 32 हो गया। तो आप देखो तीसरी कक्षा में पूछ रहा है तो तीसरी में तो आपके 18 हो गए। ठीक है। पहली कक्षा में कॉपर में 2 हो गए, दूसरी में 8 हो गए, तीसरी में 18 हो गए। चौथी में यदि पूछे तो जो बचे हुए होंगे वो आपका क्या होगा, 1 बचेगा शायद, 18 2 20 28, 1 बचेगा चौथी कक्षा में। तो चौथी कक्षा में जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 1 होगा, कॉपर की यदि बात करी जाए तो यहां पर यदि आप देखो तो एक चीज और निकल करके आती है कि जिन भी पदार्थों की परमाणु की जो चौथी कक्षा होती है उनमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वही आपके क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखना, चालक की अंतिम कक्षा में क्या होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु में जो कक्षाओं में जो होता है इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरीके से किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका 2n² के हिसाब से किया जाता है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आप किसी का भी ज्ञात कर सकते हो, आपको दे दिया जाएगा कॉपर का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो है वो आप इसको सूत्र को लगा करके जो है वो उसको ज्ञात कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे मैं बात करूं, जो आपका होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम जो होता है, सिलिकॉन की यदि हम बात करें, सिलिकॉन आप सभी को पता है कि अर्धचालक होता है। सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 14। ठीक है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 14। तो सिलिकॉन की यदि पहली कक्षा में यदि हम बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही आएगी आपकी, पहली कक्षा आ रही है तो 2, दूसरी कक्षा में यदि देखोगे तो 8, तीसरी कक्षा में यदि आप देखोगे तो तीसरी कक्षा में कितने होने थे, 18 होने थे। लेकिन तीसरी कक्षा में यहां फॉर्मूला लग ही नहीं रहा, क्योंकि 8 2 10 हो गए, बचे क्या 4। तो तीसरी कक्षा में हमारा यहां पर ये ना होकर के तीसरी कक्षा में हमारे पास में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बच जाएगी, 4 बच जाएगी। तो यहां पर हमारे सामने क्या चीज निकल करके आती है कि जो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, उसकी पहली कक्षा में 2 पाए जाते हैं, दूसरी में 8, तीसरी कक्षा में 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जिन पदार्थों की अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। इसी तरीके से यदि आप जर्मेनियम का देखोगे तो जर्मेनियम में जब हम बात करें तो जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 32। इनको रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको देगा वो यदि पूछेगा तो। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32, या 2 4 के रटने हो तो रट सकते हो। तो जर्मेनियम में बात करें तो पहले देख लेते हैं, चलो पहली कक्षा में वही 2 मिलेंगे, दूसरी में आपके क्या मिलेगा 8 मिलेंगे, तीसरी में क्या मिलेगा 18 मिलेंगे। कितने हो गए 18 2 20 8 28। चौथी कक्षा में अब क्या बचा, चौथी कक्षा में आपके कितने बचे, 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि 28 तो ये हो गए, 32 में से 28 गए 4। तो चौथी तो कक्षा होगी, चौथा जो नंबर होगा उस चौथी कक्षा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 बची। इसीलिए जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। तो अर्धचालक की अंतिम कक्षा में जो है वो 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो हमारे चालक होते हैं उनकी अंतिम कक्षा में जो है वो आपके 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी तरीके से यदि आपसे पूछ लिया जाए, जो अचालक होता है उनकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है आपकी 8। ध्यान रख लेना, जो अचालक होते हैं, अचालक की अंतिम कक्षा जो होती है, अंतिम कक्षा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, 8 होती है। ठीक है। चालक में 1 हो गई, अर्धचालक में 4 हो गई, और जो कुचालक या जिनको अचालक आप बोल सकते हो उनमें कितनी होती है, 8 होती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो फैक्चुअल प्रश्न है, सीधे सीधे जो पूछे जाते हैं उनकी बात करें यदि हम, तो पूछ लिया जाता है नाभिक का व्यास। ये तो रटने वाले प्रश्न है, आपको रटने ही पड़ेंगे। नाभिक का व्यास जो होता है वो कितना होता है, नाभिक का व्यास जो होता है वो किस में मापते हैं, आपका फर्मी में मापते हैं। तो नाभिक का जो व्यास होता है वो होता है आपका 10 की पावर -15 मीटर फर्मी। नाभिक का व्यास कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर फर्मी होता है। इसी तरीके से पूछ लिया जाता है परमाणु की त्रिज्या के बारे में, परमाणु की रेडियस
या जो त्रिज्या जिसको बोला जाता है। तो परमाणु की त्रिज्या की यदि हम बात करें तो परमाणु की जो आपकी त्रिज्या होती है वो होती है आपकी 10⁻⁻10 मीटर। तो ये दो प्रश्न याद रखना आप सीधे सीधे। नाभिक का व्यास पूछा जाए तो 10⁻15 मीटर फर्मी होता है, और परमाणु की त्रिज्या यदि पूछी जाए तो वो होती है आपकी 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से बड़ा देख लो कौन सा है, ये वाला बड़ा होता है। यहाँ पर ये कंफ्यूजन में मत रह जाना कि परमाणु की त्रिज्या प्रश्न। आप देखो मैं तो बता करके यहाँ पे चला जाऊंगा, फिर आप लोग क्या हो इनमें कंफ्यूज रहोगे। ये जो होता है माइनस में यदि पावर कम है तो वो चीज बड़ी होगी। यहाँ पर यदि आप दोनों में से पूछो तो यहाँ पावर देख करके इसको बड़ा मत कर देना। जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है, 10⁻10 बड़ा है 10⁻15 से। तो इस बात का ध्यान रखना, दोनों में से बड़ी क्या होगी। आपसे पूछ लिया जाए नाभिक का व्यास बड़ा होता है या परमाणु की त्रिज्या बड़ी होती है, तो बड़ा क्या होता है, ये होता है। ठीक है, 10⁻10 या और भी है। देखो आप आगे भी ऐसे ही फॉर्मूले आएंगे तो वहां पर ध्यान रखना, जिनका जो माइनस में पावर यदि जितनी ज्यादा होगी वो उतना छोटा होगा, ना कि बड़ा होगा। ये कोई सीधा उसमें नहीं चल रहे हम प्लस के अंदर, जो वहां पर जाकर के जो है वो बड़ा या छोटा सीधा डायरेक्ट बता दे। यहाँ पर यदि इसकी पावर माइनस में है तो माइनस में जो छोटी पावर होगी वो आपका बड़ा होगा। तो परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो आपके नाभिक के व्यास से क्या होती है, बड़ी होती है। अब देखो ये तो हो गए फैक्चुअल सीधे प्रश्न। अब बात करें यदि हम आगे बढ़े इसमें, तो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बार बार मैं अभी आपसे बोल रहा था सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक ये होता है, जर्मेनियम का ये होता है, कॉपर का ये होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक होता है परमाणु क्रमांक। अब यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि गलती की संभावना सर्वाधिक रहती है। और एक होता है परमाणु भार, परमाणु का क्रमांक और परमाणु का भार। परमाणु का भार की यदि हम बात करें तो जो आपको सीधा याद रखना है, भारी क्या होगा, नाभिक। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, नाभिक जो होगा वो भारी होता है, क्यों भारी चीज वो रोक करके रख रही है, आप सीधा यूं याद रखना। तो परमाणु भार क्या होता है, कोई भी जो एलिमेंट है उसके जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपकी क्या कहलाती है, परमाणु भार कहलाती है। परमाणु क्रमांक देखो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है आपका प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है तो आप कुछ भी बोल सकते हो, प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो आपकी क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब आपसे यदि किसी पदार्थ का परमाणु भार दे दिया जाए और परमाणु क्रमांक भी पूछा जा सकता है, तो आपको सिंपल क्या करना है, परमाणु भार आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसमें से आपको क्या कर देंगे, यदि आप प्रोटॉन को घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी होगी तो आप उसको घटा दोगे तो प्रोटॉनों की जो है वो संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपसे जो है वो प्रश्न जो है वो इसमें पूछे जा सकते हैं। अब हम यदि इसमें आगे बढ़े और बात करें कि इनके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ठीक है, क्यों इनका नाम पड़ा था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यही सब इनको क्यों बोलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो खोज के बारे में तो आपको सीधा जो है एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, उसी को याद रखना है कि कोई जीटीसी कंपनी है उसका पेन है, ये बहुत बार आपने सुना होगा, जीटीसी कंपनी का हमारे पास में क्या है, पेन है। ठीक है, जीटीसी कंपनी का हमारे पास में क्या है, पेन है। तो आपको जो खोज करता है वो तो सीधे डायरेक्ट याद हो जाएंगे। प्रोटॉन की खोज की बात करें तो जी से हो गया, गोल्डस्टीन था। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें आपके सामने तो जो आपका इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो की थी जे थॉमसन ने। इसी तरीके से हम बात करें यदि न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो आपकी जेम्स चैडविक ने की थी, सी से आपका चैडविक हो जाएगा। अब बात करें यदि आगे बढ़े तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन के बारे में यदि हम बात करें तो प्रोटॉन की खोज मैंने आपको बता दिया किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। जीटीसी कंपनी का पेन, तो जी से गोल्डस्टीन हो गया। प्रोटॉन का देखो यहां पर एक चीज निकल करके आती है, प्रोटॉन की खोज जो की थी वो आपकी गोल्डस्टीन ने की थी। अब वहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या किया था। फिर रदरफोर्ड ने जो है वो इसका नाम किया था, तो आप बोल सकते हो इसका नामकरण जो है वो रदरफोर्ड ने किया था, ना कि खोज की थी। नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इसका जो नामकरण किया गया था वो किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, इसको याद रखना। और जो खोज की गई थी वो आपकी गोल्डस्टीन के द्वारा जो है वो की गई थी। प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें तो चार्ज जो होता है वो आपका क्या होता है, धनावेशित होता है, पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पर पूछा जाता है सीधा, अब ये वही वाला फैक्चुअल प्रश्न आगे, आवेश का मान कितना होता है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश का मान होता है वो होता है आपका प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है, प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो द्रव्यमान आपका जो होगा, ये सारे के सारे अब आपको रटने वाली चीजें आ गई। द्रव्यमान इसका होता है 1840 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक तो ये चीज ये ऐसे दिया होता है, ठीक है। प्रोटॉन पर द्रव्यमान की बात करें तो या तो आपको ऐसे दिया होगा 1840 गुणा इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, या फिर सिंपल आपको ऐसे लिख करके दिया जा सकता है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। द्रव्यमान है तो किलोग्राम में होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब क्या होता है, बेसिकली किताबों में ऐसे लिखा हुआ है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27। एक बार क्या दिया, ऐसे भी दे दिया, ये वाला प्रश्न पूछ लिया 1840 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये भी सही है बिल्कुल। 1840 को गुणा करते हो इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, तो भी आपके सामने जो निकल करके आएगा वो यही वाला आएगा 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। तो ये होता है आपका प्रोटॉन। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। प्रोटॉन के बाद जो अगला हमारा है वो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाते हैं, पता होगा आपको। इलेक्ट्रॉन की खोज की यदि हम बात करें तो खोज मैंने आपको बता दिया किसने की थी, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन के द्वारा की गई थी। चार्ज की बात करें तो सभी को पता है ये क्या होता है, ऋणावेशित होता है आपका। आवेश का मान क्या होता है, सेम प्रोटॉन की तरह ही होता है, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको बस माइनस लगाना होगा, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। आवेश की इकाई आपकी कूलाम होती है। द्रव्यमान की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो आपका कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है वो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। जब प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका कितना है, 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। अब बात करते हैं हम किसकी, न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की जब हम बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वही होता है बस। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की मैंने आपको बता दिया, जीटीसी कंपनी का पेन है, तो सी से आ गया था हमारा क्या निकल करके, चैडविक साहब ने क्या की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो चार्ज की बात करें तो चार्ज आपको पता है न्यूट्रॉन जो होता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है, या जिसको हिंदी में बोला जा सकता है ये क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। आवेश भी क्या पाया जाएगा इस पे, जब न्यूट्रल है तो बिल्कुल क्या होता है, आवेशहीन होता है। कोई किसी प्रकार का जो चार्ज होता है वो इस पे नहीं पाया जाता, चार्ज जो होता है वो नहीं पाया जाता। इसमें होता क्या है, सिर्फ इसका द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो द्रव्यमान जो होता है वो होता है आपका 1.676 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। तो इसका जो द्रव्यमान है आप देख रहे होंगे, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान था, प्रोटॉन का द्रव्यमान था 1.672 और इसका होता है 1.676। मतलब क्या होता है कि आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन भारी होता है या प्रोटॉन, तो यहाँ पर हमारे सामने खुद ही आ रहा है फॉर्मूला में निकल करके कि जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारा भारी होता है किसकी अपेक्षा, प्रोटॉन की अपेक्षा। क्यों, प्रोटॉन का है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 और इसका है 1.676 इंटू 10 की पावर माइनस 27। तो यदि हम बात करें जो हमारा द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान यदि आपसे पूछा जाए तो द्रव्यमान में सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान होगा, मास जो होगा वो किसका होगा, आपका पहले नंबर पे आएगा न्यूट्रॉन, दूसरे नंबर पे आपका आएगा प्रोटॉन और तीसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मास या द्रव्यमान। द्रव्यमान यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसका होता है, न्यूट्रॉन का 1 नंबर पे, प्रोटॉन का 2 नंबर पे और इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है मुंह से फिर ऐसे फ्रीली घूमते हैं, तो 3 नंबर पे क्या पाया जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब बात करें यदि हम इसमें आगे बढ़ें, काफ़ी लंबी क्लास होगी वैसे, तो बात करें यदि हम सीधा पूछा जाता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ पर सीधा क्या पूछा जाता है कि एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने पाए जाते हैं। पेन कहाँ गया, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है।
तो ये भी रटने वाला है सीधा, बिल्कुल आपको याद रखना है। एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आपके एक कूलाम के अंदर। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि आपसे पूछे तो 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन होती है। और यदि हम बात करें कि इसको और आगे यदि आपसे सीधा एक आपने ऐसे भी देखा होगा कि एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन भी जो है वो पाए जाते हैं। तो या तो आपसे ये वाला फॉर्मूला दिया हो सकता है वहाँ पर प्रश्न में, या ये हो सकता है। ठीक है, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19 होती है। या फिर एक कूलाम में जब आप इसको हल करोगे, हल कैसे करोगे? 10 की पावर -19 आपका ऊपर जाएगा। यहाँ देखो, ज़्यादा वैसे दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है इसमें। जब आपका ये ऊपर जाएगा 1/1.6, ये आपका ऊपर जाएगा 10 की पावर -19 जो है वो ये ऊपर जाएगा। तो ये 10 की पावर -19 आपका 10 की पावर 19 हो जाएगा। अब जब आप इसको हल करोगे तो इसको क्या किया होता है, इसको थोड़ा हल करने के लिए, इस 6.25 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें से एक 10 की पावर जो है वो निकाल लेते हैं। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 18, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 18 हो गया। और यहाँ आपका नीचे क्या आ गया? 1.6 आ गया। तो जब आप 1.6 में इसमें भाग दोगे तो आपके सामने ये निकल करके आ जाता है 6.25 गुणा 10 की पावर 18। तो हमें इनसे कोई इधर वाली चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिंपल इसको याद रखना है कि एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? 6.25 गुणा 10 की पावर 18 जो इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम बात करेंगे आवेश के बारे में, अगले जो क्लास होगी उसमें आवेश क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आ रहा होगा। बाकी रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत ही जो है वो लूज है। पता नहीं अभी यदि कोई भर्तियाँ वगैरह नहीं है इस वजह से आप नहीं देख रहे, या फिर कोई और रीज़न है। तो बिना मतलब पढ़ने वालों के तो पढ़ाने में कोई भी किसी प्रकार का मज़ा नहीं आता। तो देखिए आप लोग, अभी यदि इसको आगे चलाना है तो आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। बाकी यदि आप भर्ती आने के ऊपर बाद में तैयारी करनी शुरू करोगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहने वाला। वही जो 2 साल भी जिसने यदि कॉलेज में भी पढ़ा होता तो आज उसको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो वैसे ही समय बीतता जाएगा और धीरे धीरे जो बेरोज़गारी है वो अपने चरम पर जा रही है, ये सभी को पता है। तो एक बार भी यदि आपकी एक भर्ती परीक्षा भी मिस होती है तो उसके बाद में आपको अगली में लगने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का जो इंतज़ार है वो मिनिमम करना पड़ रहा है। और ये आप देख भी रहे होंगे, राजस्थान में देख रहे होंगे, कोई भी स्टेट में आप देख लो, कोई भी भर्ती जो है, दिल्ली मेट्रो की भर्ती देख रहे होंगे 2016 के बाद में नहीं आ रही, 2018 में आई। तो जो पहले वो जो सिस्टम था, हर प्रति साल भर्ती आ रही है, आपने सोचा कि इस बार छोड़ करके अगले में दे देंगे, इस बार छोड़ के अगले में दे देंगे, तो वो चीज़ अब जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और एक बार यदि ये मौका हाथ से निकल गया तो उसके बाद में पछताने के आपके कुछ भी नहीं रह जाता। तो मेरी तो सलाह यही है कि आप पढ़िए, बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।